नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। मिशन शक्ति के तहत नारी शक्ति संवाद पर सफल कार्यशाला आयोजित की गई। राजकीय महाविद्यालय आवास विकास बदायूं एवं अपॉर्चुनिटी हेल्पिंग वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत नारी शक्ति संवाद विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया है। 13 अप्रैल 2026 को किया गया ये आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलन के साथ सभी गणमान्य अतिथियों ने किया है। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोबेशन अधिकारी श्री अभय कुमार एवं विशिष्ट अतिथि महिला थाना प्रभारी श्रीमती ज्योति सिंह रही हैं, जबकि अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता ने की। डॉक्टर राकेश कुमार जायसवाल और साथ ही उनकी गरिमामयी उपस्थिति में तथा संचालन डॉक्टर रविंद्र सिंह यादव ने किया है। प्रतियोगिताओं एवं पुरस्कार की बात करें तो कार्यक्रम में पेंटिंग, रंगोली और काव्य पाठ जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ था, जिसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को अपॉर्चुनिटी हेल्पिंग वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। हैं जो महिला कल्याण से संबंधित है, उन योजनाओं का प्रसार किया था। तो उन बच्चों ने हमारे साथ काफ़ी सहयोग किया और हम चाहते हैं महाविद्यालय से कि जो उनके एनएसएस हैं या एनसीसी के छात्र हैं, वो आगे भी हमारे लिए इसी तरह से सहयोग करते रहें, जिससे कि हम समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं या सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ हम हर एक घर तक पहुँचा सकें जिसकी उसको ज़रूरत है। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगी और मैं फिर से सभी लोगों का जो भी हमारे संडीला में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का भव्य पथ संचलन देखने को मिला है। सैकड़ों स्वयंसेवकों ने अनुशासन और एकरूपता का प्रदर्शन करते हुए पूरे नगर को जोश से भर दिया। सोमवार दोपहर करीब 3 बजे भगवान बुद्ध इंटर कॉलेज से शुरू हुआ आरएसएस का पथ संचलन नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ आगे बढ़ा है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्वयंसेवक गणवेश और नजर आए और जिनकी कदम ताल और अनुशासन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। पथ संचलन के दौरान जगह जगह स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर जोरदार से स्वागत किया गया और पूरा शहर मानो उत्साह के माहौल में डूबा नजर आया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट रहा, जिससे पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कुल मिलाकर संडीला में आयोजित इस पथ संचलन ने लोगों में उत्साह और ऊर्जा का संचार किया। बहराइच जनपद के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। आग इतनी तेजी से फैली है कि देखते ही देखते कई बीघा फसल जलकर राख हो गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पहली घटना थाना हुजूरपुर क्षेत्र के लौकही गाँव की है, जहाँ अचानक गेहूं की फसल में आग लग गई। आग ने तेजी से फैलते हुए आसपास के खेतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। वहीं दूसरी घटना थाना विश्वेश्वरगंज क्षेत्र के शिवदहा गांव की है, जहां अज्ञात कारणों से खड़ी फसल में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। आग की भयावह लपटों को देखकर किसान दहशत में आ गए और अपनी फसल बचाने के लिए दौड़ पड़े। और साथ ही आपको बता दें, सूचना पर पहुंची दमकल टीम और स्थानीय पुलिस ने ग्रामीण की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और फसल पूरी तरह जल चुकी थी।
हरदोई जनपद के सवायशपुर थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक कार भी बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 3 अप्रैल 2026 को वादी राजवीर पुत्र गोवर्धन निवासी ग्राम ऊंचा गांव थाना हरपालपुर अपने भाई सोमपाल एवं साथी सुंदरम के साथ मोटरसाइकिल से आभूषण गिरवी रखने के लिए शाहबाद जा रहे थे। इसी दौरान गंगा एक्सप्रेसवे सर्विस लेन स्थित सैदापुर गांव के पास 4 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोककर आभूषण व मोबाइल लूट लिए थे और इस संबंध में थाना सवायशपुर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित की गई थी। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त कुलदीप पुत्र इच्छाराम निवासी ग्राम कामीपुर थाना शहबाद को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त एक कार बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार इससे पूर्व 6 अप्रैल 2026 को 3 अन्य अपराधियों सुंदरम सत्यम उर्फ जयेंद्र प्रताप सिंह तथा पंकज को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोबाइल फोन 2500 रुपए नगद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की जा चुकी है। बिलग्राम उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार बिलग्राम नगर पालिका परिषद में निर्दिष्ट सभासदों का शपथ ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नवनियुक्त 5 सभासदों को विधिवत शपथ दिलाई गई। समारोह में बिलग्राम मल्लावा विधायक आशीष सिंह आशु मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने सभी नवनिर्मित नामित सभासदों का अभिनंदन करते हुए उन्हें जनहित में कार्य करने, पारदर्शिता बनाए रखने और नगर के विकास को प्राथमिकता देने की सलाह दी। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया बिलग्राम के जिलाधिकारी एन राम द्वारा संपन्न कराई गई। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद बिलग्राम के अध्यक्ष अनिल राठौर सहित शैलेंद्र सिंह और साथ ही मंगत राम, खुशीराम यादव और अमित विश्वास भी वहां पर मौजूद रहे। इन सभासदों ने ली है शपथ लेने वालों में भाजपा नेत्री आरती गुप्ता, अनुराग मिश्रा, विजय वाल्मीकि और साथ ही आलोक मौर्य प्रमुख रूप से शामिल रहे हैं। अनुराग मिश्रा एक युवा और सक्रिय नेता है जो पेशे से शिक्षक भी हैं। वे लगातार जन समस्याओं के समाधान में आगे रहते हैं, जिस कारण लोगों ने उनके चयन की सराहना की है और साथ ही समारोह के दौरान मौजूद लोगों ने नवनियुक्त सभासदों को बधाई देते हुए नगर के विकास की उम्मीद जताई। वो आज हम सब के बीच में सभासद के रूप में वही हमारे पहले मंगत राम जी भी सभासद रहे, पहले सुनकर आए थे, फिर नामित सभासद रहे। हमारे खुशीराम जी बैंक के अध्यक्ष हैं। इसीलिए हम इस तरह से हम सभी का प्रयास रहता है कि हमारे कार्यकर्ता जो लगातार समर्पित भाव से पार्टी का कार्य करते हैं, रात दिन विभिन्न अभियानों में अपना बहुमूल्य समय खर्च करते हैं, अपने काम को छोड़कर पार्टी के काम में लगे रहते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए, ये हम सबका और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहता है। आज सभी हमारे जो यहाँ पर 5 नामित सभासद हुए हैं, आदरणीय बहन आरती गुप्ता जी, श्रीमान अनुराग मिश्रा जी, आलोक मौर्य जी, बहराइच थाना कैसरगंज पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। क्षेत्राधिकारी कैसरगंज धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया है कि थाना अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान राजित राम निवासी लोनियनपुरवा ग्राम सभा मंझारा तोलकी के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है, जिस पर कुल 10 मुकदमे दर्ज है। इनमें 8 मामले चोरी से संबंधित है तथा 2 मामले आर्म्स एक्ट के तहत भी दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए जेल भेज दिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
थाना अध्यक्ष कैसर ने राजेश कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा एक व्यक्ति को संदिग्ध परिस्थितियों में गांधीगंज के पास से गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से उसके पास से एक 12 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। नाम पता और उसके बारे में जानकारी करने पर पता चला उसका नाम राजित राम उर्फ बगेंदु पुत्र प्रसादी, जो लोनियन पुरवा ग्राम सभा मझारा तकौली थाना कैसरगंज का ही रहने वाला है, जिसके ऊपर पूर्व से 10 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें से 8 अभियोग चोरी के तथा 2 सशस्त्र अधिनियम के हैं। आज उसके पास अवैध रूप से तमंचा बरामदगी के आधार पर उसके विरुद्ध थाना कैसरगंज मुकदमा अपराध संख्या 96/26 धारा 3/25 सशस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया है, जिसे न्यायालय भेजा जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर पुलिस को किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस पूरे गोरख धंधे के मास्टरमाइंड राहुल तिवारी उर्फ डॉक्टर रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि खुद को डॉक्टर बताने वाला यह शख्स महज 12वीं पास है, लेकिन सालों से चिकित्सा जगत की नाक के नीचे अपना साम्राज्य चला रहा था। कानपुर की चर्चित किडनी ट्रांसप्लांट कांड में पुलिस की दबिश जारी है। इसी कड़ी में डीसीपी पश्चिम SM कासिम अबीदी के नेतृत्व में पुलिस ने रैकेट के मुख्य सूत्रधार राहुल तिवारी को धर दबोचा है। मूल रूप से हरदोई के बिलग्राम का रहने वाला राहुल मेरठ को अपना ठिकाना बनाकर साल 2018 से इस अवैध धंधे में सक्रिय था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि राहुल केवल 12वीं पास है, लेकिन गिरोह में उसे सब डॉक्टर रोहित के नाम से जानते थे। हालांकि पुलिस को उसके पास से कोई भी अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। ये रोहित तिवारी है, ये 25,000 का इनामिया था। मूलतः ये बिलग्राम जनपद हरदोई का रहने वाला है। ये पूरे सिंडिकेट का जो ट्रांसप्लांट रैकेट है, इस पूरे सिंडिकेट का एक तरह से मास्टरमाइंड कह सकते हैं इसको। इसकी अरेस्टिंग आज मॉर्निंग में इसकी अरेस्टिंग हुई है रावतपुर क्षेत्र से। अभी तक की जो पूछताछ हुई है उससे पता चला है कि ये जो मेरठ की जो टीम थी उसके ये संपर्क में था और वहाँ से ये पेशेंट्स, ये जो इस पर्टिकुलर केस में पेशेंट मेरठ की टीम लाई थी, ये एक तरह से एजेंट्स के रूप में काम करते थे। और यहाँ पर जो इसका लोकल जो व्यक्ति था यहाँ पर शिवम अग्रवाल, वो यहाँ पे हॉस्पिटल्स के संपर्क में आता था और इस तरह से करके ये लोग अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग रोल इसमें होता था और इन सभी चीज़ों को मैनेज करता था रोहित तिवारी। तो ये रोहित तिवारी से जब पूछताछ हुई तो ये कोई डॉक्टर नहीं है। पहले ये सभी को इसने बता रखा था ये डॉक्टर है, ये 12th पास है और इसने सभी जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, अभी तक इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में जो भी लोग शामिल हुए हैं, जो हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें अभी तक कोई भी सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं है। ज़्यादातर उसमें OT टेक्नीशियंस है, कोई जो है वो नर्सिंग स्टाफ है, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। तो ये लोग करते थे और इसमें अभी डिटेल में इससे पूछताछ नहीं हो पाई है क्योंकि अभी मॉर्निंग में अरेस्टिंग हुई है। इसके पास जो मोबाइल था वो इसने फेंक दिया है। मोबाइल रिकवरी का प्रयास किया जाएगा इसका PCR लेकर के, और जो भी चीज़ें आएंगी तथ्य आएंगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कितने आरोपी पकड़ रहे हैं इसमें? अभी इसको मिला करके 10 आरोपी हो गए हैं। एज ऑफ नाउ 10 आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है। अभी इसमें कुछ अन्य आरोपी हैं जो फरार हैं, लगभग 7-8 आरोपी हैं जो फरार चल रहे हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये GT रोड से गिरफ्तारी हुई है इसकी आज मॉर्निंग में लगभग 7:30 बजे। कितने के नाम पे इसको? ये 25,000 का नाम। सरकारी भूमि पर बगैर अनुमति रखी गई मूर्तियों को हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम के विरोध में उग्र प्रदर्शन हुआ है। महिलाओं ने हाथों में लाठी डंडे लेकर मूर्तियां हटाने का प्रशासनिक टीम से किया है विरोध। और साथ ही आपको बता दें, हालात काबू से निकलता देख मौके पर कई थानों की पुलिस को किया गया है तैनात। एक दिन पूर्व बगैर अनुमति गाँव की सरकारी भूमि पर रखी गई थी भगवान बुद्ध और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस के द्वारा ग्रामीणों को समझाने बुझाने का किया जा रहा प्रयास।
तेज रफ्तार के चलते सड़क पर हुआ भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौके पर ही मौत। दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल लाने पर गंभीर अवस्था में घायल को किया गया लखनऊ रेफर। तेज रफ्तार अपाचे बाइक सड़क पर अनियंत्रित होकर पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई है। बाइक पर सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे सभी लोग। जनपद के इमलिया सुल्तानपुर इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा। खबर गाजीपुर से, जहां यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान सामने आया। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन पर बोले अनिल राजभर, नोएडा में बवाल किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। और साथ ही अनिल राजभर ने कहा, मुजफ्फरनगर में सीएम की रैली को असफल करने के लिए नोएडा में घटना कराई गई है। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा, नोएडा की घटना आतंकवादी साजिश का भी हिस्सा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के विकास में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। श्रमिकों से अपील है कि किसी की साजिश का हिस्सा बिल्कुल ना बने। जब धर्म विशेष का नाम सामने आता है तो सपा उसके नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। और साथ ही SIR को लेकर आप नेता संजय सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी। संवैधानिक प्रतिष्ठानों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना प्रतिपक्ष का पुराना फैशन हो गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने गाजीपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए नोएडा में हुए श्रमिक प्रदर्शन, महिला आरक्षण बिल और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर विपक्ष के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नोएडा की घटना को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया। मंत्री राजभर ने कहा कि नोएडा में श्रमिकों का प्रदर्शन किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने आशंका जताई है कि यह घटना मुजफ्फरनगर और साथ ही मुख्यमंत्री की रैली को असफल करने के उद्देश्य से कराई गई थी। अनिल राजभर ने आगे कहा कि नोएडा की घटना एक आतंकवादी साजिश का भी हिस्सा हो सकती है। देखिए, नोएडा में जो बवाल हो रहा है वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। मुजफ्फरनगर में एक बड़े कार्यक्रम की, बड़ी रैली की तैयारी पार्टी ने कर रखा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की वहां रैली, और उस रैली को असफल करने के लिए, क्योंकि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की वो रैली थी, बड़ा कार्यक्रम था, साजिशन नोएडा की घटना कराई गई है। और नोएडा की घटना आतंकवादी साजिश का भी हिस्सा हो सकती है। अभी मेरठ और नोएडा में 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और चारों आतंकवादी जिसके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे हैं उनसे निरंतर संपर्क में हैं। एजेंसियां जांच कर रही हैं, बहुत जल्द बात सामने आएगी। हम लोग सभी श्रमिक भाई बहनों से अपील करना चाहते हैं, किसी साजिश का हिस्सा न बने, ऐसे साजिश करने वालों से दूर रहें। आपकी कोई बात है, हमारे वहां अधिकारी हैं। अभी श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने एक वरिष्ठ अधिकारियों का एक ग्रुप भेजा है, अभी वो लोग भी वहां निरंतर बने हुए हैं। आपकी कोई बात है, कोई मांग है, आप सरकार से कहें। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ आपकी बात सुनना चाहती है। हमेशा की तरह सरकार आपके साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश के विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार ने उसका हमेशा से आदर किया है, उसका हमेशा से सम्मान किया है। और श्रमिक का हित कैसे बना रहे, श्रमिक का हित हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए हम लोग अपील करना चाहते हैं कि ऐसे उग्र आंदोलन, ऐसी अराजकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। अगर कोई बात है तो संवाद से समाधान का रास्ता निकल सकता है। आपस में बातचीत करके समाधान का रास्ता निकल सकता है। लेकिन जानबूझकर साजिश करना, मुख्यमंत्री जी की रैली
खराब करने की नीयत से ऐसा उपद्रव कराना, यह किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग पुनः अपील करना चाहते हैं कि ऐसी साजिश करने वाले लोगों से हमारे श्रमिक भाई बहन दूर रहें। खबर मिर्जापुर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता व किसान नेता चौधरी राकेश सिंह टिकैत मिर्जापुर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर निशाना साधा और कहा है कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के नहीं। सुप्रीम कोर्ट से देश में एक कानून की जरूरत है जो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बन जाए, वह किसी चुनाव या पार्टी में ना जाए। जिस तरह से प्रधानमंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, फिर वह प्रधानमंत्री का पद छोड़ दे और अपना वर्कर बनकर काम करे। और साथ ही आने वाले समय में खाद की भी समस्या हो सकती है और साथ ही उपयोगिता को समझना चाहिए हम सभी को। जिस तरह से खाप पंचायत के निर्णय का लिया गया है, उसी तरह 13वीं का भोज किसी को नहीं करवाना चाहिए, बेकार के खर्चे को नहीं करना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता व किसान नेता चौधरी राकेश सिंह टिकैत मिर्जापुर जिले के अहरौरा महासचिव प्रहलाद सिंह की पत्नी के निधन पर वहीं ताबड़तोड़ विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर निशाना साधा। जिस तरह से प्रधानमंत्री चुनाव में जा रहे हैं, वह देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी की नहीं। है परिवार का कोई भी सदस्य जाए तो दुखद घटना होती है। जो लोग कहीं किसी संगठन से संस्था से जुड़े रहते हैं तो उसका नुकसान संस्था को भी होता है, क्योंकि परिवार के लोग दुखी होंगे तो वो काम ना घर पर कर पाएगा ठीक और ना समाज के काम पर आता है। दुखद घटना है। और अपना 19 तारीख को इनकी शोक सभा है। जो खाप पंचायतों में निर्णय हुए हैं कि भाई भोजन जो बनाते हैं, एक तरफ डेथ हो रही, लोग रो रहे, एक तरफ भोजन पकवान चल रहे, तो उस पर पाबंदी जरूर रहनी चाहिए। और प्रहलाद सिंह ने ये कहा है कि उस पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। और एक ये शुरुआत है, क्योंकि डेथ हर घर में होगी, सब आदमी को जाना है, जिसका जन्म होगा वो जाना है, लेकिन ये वाहियात के खर्चे हमको बंद करने पड़ेंगे। ऐसे शुरुआत यहाँ पर करी, भाई आप पानी बात का कर दो, चाय वगैरह का कर दो, बस अपना खाना तो लोग खाते ही हैं, अपने घर पर जाकर खाएंगे। ये गलत परंपरा है, ये बंद होनी चाहिए। जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है, फसल नुकसान हुआ है, तो क्या मांग रहे हैं? नुकसान हुआ है, हमने कहा कि खेत को इकाई मानने, प्रति एकड़ की सरकारी माफ होती है, पूरे देश की ज़मीन को एकड़ में विभाजित कर दो, उसका एकड़ का नंबर दे दो और जिस खेत का नुकसान हुआ है उसी की भरपाई कर दो। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है तो क्या करेंगे? चुनाव में तो ये है कि अपने तरीके से लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चुनाव में जा रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से और देश में एक कानून बनना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गए, वे किसी चुनाव में किसी पार्टी के उसमें ना जाए। वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री के उसमें, तो फिर तो मुख्य प्रधानमंत्री पद छोड़ दें, अपना वर्कर बनकर काम करें। और मिर्जापुर के किसानों को सिंचाई की समस्या और आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है। आवारा पशु की पूरे देश भर में है। ये हमने डॉक्टर सुभाष पालेकर का जीरो बजट खेती पे एक प्रोग्राम किया 5 दिन का। उसमें गाय से खेती हो सकती है, उसका जो पेशाब है, गोबर है, उससे। और जो गाय दूध नहीं दे रही उससे और बढ़िया खेती होती है। तो उस पद्धति पे काम करेंगे तो आने वाले टाइम पे खाद की फर्टिलाइजर की समस्या आएगी, तो हमको पुरानी पद्धति पे जाना पड़ेगा। पिछले साल पंचायत हुआ था यहाँ पे,
टोल प्लाजा का मुद्दा उठाता है यहाँ पे। देखो इतना बड़ा इशू रहा वो, यहाँ पे 80 दिन से भी ज़्यादा लोगों ने धरने दिए, दिल्ली तक बात गई, लेकिन कंपनी और NHI सरकार सब मिली हुई है, सब जनता को लूटना चाहती है। फिर यहाँ के जो सांसद हैं उनसे बात करेंगे, वहाँ पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे और जो यहाँ का इशू है इसको प्रमुखता से उठाएंगे। ये जो नॉर्म्स है उससे अलग ये लगा हुआ है। खबर सीतापुर से है, जहां ज्ञात कारणों के चलते घरों में लगी है भीषण आग की चपेट में आकर 3 घर जलकर खाक हो गए। सूचना मिलने ही वहां पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काबू पाया गया है और साथ ही भीषण आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों में मचा हड़कंप। जनपद के रेउसा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। सीतापुर में सड़क पार कर रहे व्यक्ति को तेज रफ्तार कार ने कुचला। हादसे में घायल हुए युवक को गंभीर अवस्था में स्वास्थ्य केंद्र से भेजा गया जिला अस्पताल लाने पर हुई व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद परिवार में मातम का माहौल है। जनपद के झरेखापुर का पूरा मामला बताया जा रहा। सुनील, ये कौन है तुम्हारे? ये हमारा साला। कैसे, क्या हुआ था? ये एक्सीडेंट हो रहा है। काहे से? चरपहिया से। और ये काहे से था? ये पैदल थी। पैदल जा रहा है, कार वाला टक्कर मार दे। हाँ। कहाँ हुआ था ये? झरेखापुर। फिर वहाँ से कहाँ ले गए? हरगांव से यहाँ डॉक्टर का बताएं खत्म हो गया। कहाँ रहने वाले हैं? रहने वाले हैं अलमापुर। नाम का है इनका? इनका नाम है कमलेश। सुनील, ये कौन है तुम्हारे? खबर हरदोई से है, जहां शहर के व्यस्ततम इलाकों में से एक पेहानी चुंगी इलाके में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर दूर तक धुएं का गुबार देखने को मिला है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग बुझाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका, लेकिन प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित करने में जुटा है। भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। हरदोई जनपद के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी रसूलपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तरफा प्रेम में पागल युवक ने युवती की फावड़े से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी युवक लंबे समय से युवती पर संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। युवती द्वारा लगातार इनकार किए जाने से वह आक्रोशित हो गया। बताया जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर युवक ने मौका पाकर युवती पर फावड़े से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है और साथ ही खून से लथपथ शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद एक बार फिर समाज के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसे मामलों में समय रहते प्रभावी रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही।
आज दिनांक 13 अप्रैल को करीब शाम को 5:40 पर पीआरबी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मल्लावा के अंतर्गत जो ग्राम गढ़ी रसूलपुर है उसके अंदर शिल्पी नाम की जो महिला है उनकी फावड़े से उनके सर पे वार करके ऋषभ जो कि वहीं गांव का रहने वाला है उसके द्वारा हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस और मेरे द्वारा और अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो हमारी फॉरेंसिक टीम है उसके द्वारा सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं और विधि सम्मत पूरे सामान के साथ जो डेड बॉडी है उसको पीएम हाउस भेजा गया है। अब तक जो प्रकरण है उसके बारे में ये संज्ञान में आया है कि ये एक तरफा प्रेम प्रसंग से संबंधित पाया जा रहा है। इसमें जो पीड़िता है जो मृतिका है वो पिछले कुछ सालों से अपने पति से पारिवारिक विवाद होने के कारण यहीं अपने मायके में रह रही थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल एसपी पूर्वी हैं, उनके नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई है और घर वालों से तहरीर प्राप्त कर इसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है और आगे की जो अग्रिम वैधानिक कार्य बदायूं से दिल्ली को ट्रेन शुरू, ना जनता पर असर ना रोडवेज पर फर्क, दिल्ली हुई दूर। बदायूं और साथ ही कासगंज से दिल्ली की दूरी भी बढ़ी और समय भी। बदायूं से दिल्ली को प्रत्येक 15 मिनट में रोडवेज बस सेवा और साथ ही इंटरसिटी ट्रेन का समय सुबह 3:45 से। इस टाइम पर दूर दराज से छोड़े अस्पताल कस्बे के लोग नहीं पहुंच सकते स्टेशन। सुपरफास्ट जिंदगी में आपको बता दें धीमी गति की ट्रेन मिली है और साथ ही वक्त 21वीं सदी का आ गया है और ट्रेन मिली पैसेंजर की रफ्तार की। बदायूं में दिल्ली को इंटरसिटी ट्रेन शुरू की गई है लेकिन ऑनलाइन टिकट आगामी 3-4 दिनों तक नहीं दर्शा रहे हैं। ऑनलाइन अगले 3-4 दिन तक इंटरसिटी पहले की ही तरह बरेली से प्रस्थान दिखा रही है। तो जनाब कासगंज से कैसे और कब शुरू होगी ये ट्रेन, और यह भी कंफ्यूजन बरकरार है। रोडवेज ARM राजेश पाठक ने कहा इस ट्रेन से रोडवेज बसों पर नहीं पड़ेगा ज्यादा प्रभाव। रेल टाइमिंग सुबह होने का वजह से ग्रामीणों और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की आदमी नहीं ले पाएंगे इसका फायदा। रोडवेज बसों द्वारा दिल्ली से उनके गांव तक सुविधा दी गई है। उत्तर प्रदेश में बदायूं रोडवेज कमाई में अव्वल नंबर पर है। रोडवेज बसों की ग्रामीण क्षेत्र में जोड़कर सीधे दिल्ली पहुंचना चुनौतीपूर्ण कार्य था और ग्रामीण क्षेत्र के रोडवेज बस सेवा शुरू होने के बाद जनपद वासियों में काफी फायदा मिला है। सफाई बोले सांसद धर्मेंद्र यादव, संसद में न करते कटाक्ष तो बदायूं के मंत्री न जगते और न ही इतनी जल्दी ट्रेन शुरू होती। सर, बदायूं में आज से दिल्ली के लिए डायरेक्ट रेल सेवा शुरू हो रही है और रोडवेज बदायूं जो है वो कमाई में दिल्ली की वजह से अव्वल नंबर पर आता है। तो रेल सेवा जो शुरू होगी तो उससे रोडवेज पर कितना प्रभाव पड़ेगा सर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे कैबिनेट मंत्री श्री BL वर्मा साहब के अथक प्रयास से बदायूं के लोगों की बहुत दिनों से मांग थी कि दिल्ली के लिए सेवा एक चले, लेकिन यह इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है रात में 3:45 पर आएगी। 5 मिनट का ठहराव है 3:50 पर और रात में आ रही है यद्यपि, और यह गाड़ी रात में ही बरेली होकर के मुरादाबाद रामपुर मुरादाबाद होते हुए दिल्ली चली जाएगी। ठीक है, और हमारी बसें जो हैं वो जरियनपुर से, खिरिया से, लूलापुर से, परोर से, गड़िया रंगीन से और अन्य जगह से जो घर के सवारी होते हैं, गांव-गांव के सवारी होते हैं, उनको इकट्ठा करते हुए दिल्ली सासवान होते हुए जाती है, दिल्ली चंदौसी होते हुए जाती है, दिल्ली बिशौली होते हुए जाती है। तो ये सब रूटों से इकट्ठा होकर के आते हैं और ये दिन भर सवारी होती हैं और दिन भर के लिए आते हैं। दिन भर हर 15 मिनट पर हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं। तो सर, इस पे रोडवेज पे कोई कमाई पे असर पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं? असर तो कुछ न कुछ पड़ेगा, क्योंकि एक मजबूत व्यापारी वर्ग जो है वह
ट्रेन से जाना प्रेफरेंस करेगा, क्योंकि उनके साथ सामान भी होगा। और सबसे बड़ी बात कि 3:50 की ट्रेन है, तो ट्रेन में सुविधा होती है कि बाथरूम की सुविधा होती है, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा होती है, खाने के लिए बैठने भी होते हैं, तो उनके लिए सुविधा भी होती है कि एक बार ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन चल पड़ी, उनको सुविधाएं सारी हो गई। लेकिन बसों में क्या है कि आदमी घर से फ्रेश होकर तैयार होकर के आता है, अपना सामान रखता है, केवल रास्ते के ढाबे स्टेशन में पड़ने वालों पर केवल वो बाथरूम इत्यादि करने के लिए, जलपान करने के लिए ही रुकता है। इसलिए हमारे ऊपर उतना असर नहीं पड़ेगा, फिर भी 20% असर पड़ने की संभावना है। सर एक आखिरी सवाल था आपसे, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से 3:45 पे आदमी मुख्यालय के लिए कैसे आ पाएगा, तो ये सवाल उठता है। वो तो देखिए, पब्लिक अपनी सुविधा के अनुसार परिवहन सेवाओं का लाभ उठाती है। रात में आपको मैं बता दूं, मैं बरेली में था तो सैटेलाइट बस स्टेशन पर 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में 17 गाड़ियां चलती हैं, 18 गाड़ियां ऐसी बस चलती हैं, हर 2-2 मिनट 5-5 मिनट का समय लेती हैं वो। तो पब्लिक हमेशा अपनी सुविधा को देखती है, न कि आपकी सेवाओं को देखती है। और आपकी सेवाओं को देखकर चलने के लिए उसके मन में ये रहता है कि जो सुविधा मिल रही है, तो हमारी रोडवेज की सुविधा इतनी अच्छी है दिल्ली मार्ग पर, और हर 15 मिनट पर गाड़ी है, और हमारी बसें कभी ब्रेकडाउन नहीं होती हैं। बदायूं डिपो की बसें, आज बदायूं डिपो आपको पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप पर है, और हर चीज़ में टॉप पर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से किया हुआ काम पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर ला रहा है। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।